कभी कभी एक मुस्कान के पीछे छिपा होता है दर्द का ऐसा समुंदर जिसे दुनिया देख ही नहीं पाती। सपनों की तलाश में निकली एक मासूम लड़की जिसने सिर्फ इज्जत और प्यार चाहा, लेकिन उसे मिला क्या? धोखा, लालच और अंत में मौत। ये कहानी है विभा केवट की, एक साधारण सी लड़की जिसकी आंखों में थे असाधारण सपने, लेकिन जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही बन गया उसके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन। क्या था डॉक्टर आशुतोष और विभा का रिश्ता? क्यों उसे इस बेरहमी से मारा गया? और कैसे बेनकाब हुआ एक पढ़े लिखे हैवान का असली चेहरा? आज हम बताएंगे आपको एक ऐसी सच्ची घटना जो सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक पूरे विश्वास की हत्या है। ये है विभा केवट हत्याकांड, एक दर्दनाक सच। मैं हूं अभिषेक गुरावा और आप देख रहे हैं अनसुनी स्टोरीज टीवी, जहां हम लाते हैं उन कहानियों को जो अक्सर छुपा दी जाती हैं, दबा दी जाती हैं या कभी बताई ही नहीं जाती। आज की ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक समाज का आईना है जिसमें झूठ, लालच और बेरहमी ने एक लड़की के सारे सपने कुचल डाले। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये वो कहानी है जो आपके जहन में देर तक गूंजेगी। विभा केवट महज 24 साल की एक युवती थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं अधिक गहराई और अनुभव की झलक साफ दिखाई देती थी। मध्यम कदकाठी और सांवले आकर्षक चेहरे वाली विभा को देखने वाला शायद पहली नज़र में ही उसे याद रख लेता। उसकी मुस्कान में एक सादगी थी और बातों में ऐसा अपनापन जो किसी के भी दिल को छू जाए। पढ़ाई लिखाई में वह शुरू से ही तेज थी। स्कूल में अक्सर अव्वल आती थी और टीचर भी उसकी मेहनत की मिसाल दिया करते थे। लेकिन किस्मत ने जैसे उसके सपनों की उड़ान को जमीन से बांध दिया था। उसके पिता एक मामूली किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते कई बार किताबों से ज्यादा उसे घर के खर्च की चिंता सताती थी। अपने परिवार की जरूरतों को समझते हुए उसने कॉलेज के बाद नौकरी करने का फैसला लिया। पिछले 2 सालों से वह शहर के एक छोटे लेकिन प्रतिष्ठित फैमिली डेंटल क्लिनिक में अटेंडेंट के तौर पर काम कर रही थी। ये नौकरी उसके सपनों के मुताबिक भले ना हो, लेकिन वह इसे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाती थी। मरीजों से उसका व्यवहार बेहद सौम्य होता और क्लिनिक आने वाले लोग उसके व्यवहार के कायल हो जाते। दिन भर के काम के बाद जब वह थकी हारी घर लौटती तो माँ के साथ रसोई में हाथ बंटाती। जीवन आसान नहीं था, लेकिन विभा की आंखों में अब भी एक उम्मीद थी, अपने हालात से लड़कर कुछ बेहतर करने की और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने की। सतना शहर के धावरी इलाके में कलेक्ट्रेट रोड पर स्थित था एक प्रसिद्ध दंत चिकित्सालय, जहां डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपने मरीजों का इलाज करते थे। वहीं दूसरी ओर मल्लाह मोहल्ले की तंग गलियों में रहने वाली विभा हर सुबह ठीक 8 बजे अपने घर से निकलती थी। उसका चेहरा सादगी से भरा था, मगर आंखों में कुछ कर दिखाने की चमक थी। वह न केवल क्लिनिक की जिम्मेदारियों को संभालती थी, बल्कि पेशेंट के साथ आशुतोष का दायां हाथ बनकर काम करती थी। दोपहर में वह लंच करने के लिए घर लौटती थी। लंच के बाद फिर वापस क्लिनिक में लौट आती थी। रात के 8 बजे आशुतोष त्रिपाठी क्लिनिक बंद करके कार से पहले विभा को उसके घर के पास छोड़ता, फिर अपने घर जाता था। ये विभा की रोज की दिनचर्या थी। नौकरी की थकान, दिन भर की भागदौड़ और जिंदगी की तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद विभा ने अपने सपनों का दामन कभी नहीं छोड़ा। वो एक निजी कंपनी में पूरे दिन काम करती थी। सुबह से शाम तक फाइलों में उलझी रहती, मीटिंग्स और रिपोर्ट्स में दिन बीत जाता। लेकिन जब रात का सन्नाटा गहराने लगता और दुनिया अपने आराम की ओर बढ़ती, तब विभा अपनी किताबें खोलती। उसकी आंखों में नींद होती, शरीर थका हुआ होता, लेकिन मन में एक आग जलती थी, वकील बनने की आग। वह चाहती थी कि एक दिन अदालत की चौखट पर खड़ी होकर न्याय की लड़ाई लड़े, गलत के खिलाफ आवाज उठाए। वह एक प्राइवेट कॉलेज से एलएलबी कर रही थी। उसके लिए यह सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि अपने भविष्य को आकार देने की यात्रा थी। वह जानती थी कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वे हर मुश्किल को चुपचाप सहती, क्योंकि उसे अपने सपनों पर भरोसा था। चूंकि घर की हालत सही न होने के कारण
वह अपनी पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने में असमर्थ थी, इसलिए पिछले 2 सालों से इस क्लिनिक में नौकरी कर रही थी। वह अपने काम से खुश थी और जिंदगी सामान्य ढर्रे पर चल रही थी। वह रोज की तरह घर से ड्यूटी पर गई थी। दोपहर के समय वह घर आई और लंच करके वापस ड्यूटी पर लौट गई। उस रात 9 बजे तक वह घर नहीं लौटी तो उसके पिता राम नरेश केवट और मां रमरतिया की आंखों में परेशानियों के बादल घुमड़ने लगे। उसका मोबाइल फोन भी स्विच्ड ऑफ था। उनके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आ रहे थे। रात भर इंतजार के बाद सुबह भी विभा घर नहीं लौटी तो क्लिनिक खुलने के समय दोनों डॉक्टर से मिलने उसके क्लिनिक जा पहुंचे। डॉक्टर आशुतोष क्लिनिक में पेशेंट देख रहे थे। बुरी तरह परेशान राम नरेश केवट ने जब आशुतोष से बेटी के बारे में पूछा तो उसने विभा के घर नहीं पहुंचने पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि कल शाम विभा ने उससे पगार के 6,000 रुपए लिए और कुछ जरूरी काम से बाहर जाने की बात कहकर चली गई थी। लगता है उसने कहीं दूसरी जगह काम पकड़ लिया है। चिंता न करो, वह कुछ दिनों में खुद ही घर लौट आएगी। राम नरेश और रमरतिया वहां से घर लौट आए और बार बार विभा के मोबाइल पर कॉल कर उससे संपर्क साधने का प्रयास करते रहे, लेकिन बीती रात से ही उसका मोबाइल स्विच्ड ऑफ आ रहा था। राम नरेश ने अपने सभी रिश्तेदारों से फोन कर पूछा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। बाद में राम नरेश ने फिर डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी से विभा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि विभा ने उसके यहाँ से नौकरी छोड़ दी है। वह तुम लोगों से नाराज है और किसी दूसरी जगह पर कमरा लेकर रहने लगी है। उसने अपना फोन नंबर भी बदल लिया है। विभा ने कहाँ पर कमरा लिया है इसकी जानकारी उसे नहीं है। बेटी के अलग रहने की बात राम नरेश और रमरतिया के गले से नहीं उतरी। फिर भी उन्होंने बेटी की तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वह उसका पता लगाने में नाकामयाब रहे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। दरअसल विभा के माता पिता को ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर को विभा के बारे में जानकारी है और वह शायद बाद में विभा के बारे उन्हें बता देगा। विभा की तलाश करते करते 1.5 महीने गुजर जाने के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो रमरतिया ने 1 फरवरी 2021 को ढवारी की सिटी कोतवाली में बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा दी और पुलिस अधिकारियों से उसे तलाश करने की गुहार लगाई। सिटी कोतवाली इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने 24 वर्षीय युवती विभा केवट के गायब होने के मामले को गंभीरता से लिया। वह इसकी जांच में जुट गई। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने विभा के माता पिता से उसके गायब होने के बारे में विस्तार से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर की सुबह विभा डॉक्टर आशुतोष के क्लिनिक में ड्यूटी पर गई थी, जहां डॉक्टर के अनुसार उसने शाम तक ड्यूटी की। इसके बाद वह डॉक्टर से 6,000 रुपए लेने के बाद कहीं दूसरी जगह रहने चली गई। उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया था। ये जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को कोतवाली बुलाकर उससे विभा केवट के बारे में पूछताछ की। थोड़ी पूछताछ के बाद आशुतोष को घर जाने की इजाज़त मिल गई, लेकिन डॉक्टर के बार बार बदले बयानों को लेकर इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी को उस पर संदेह हो गया था। उन्होंने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी और विभा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवा कर देखी तो पता चला कि विभा ने आखिरी बार 14 दिसंबर को आशुतोष त्रिपाठी से 750 सेकंड बातें की थी। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच्ड ऑफ हो गया था, जो फिर ऑन नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि विभा के गायब होने का राज आशुतोष को मालूम था। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को दोबारा थाने बुलाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से कुरेदना शुरू किया तो वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। उसने विभा के बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर अर्चना द्विवेदी आश्चर्यचकित रह गई। उसने बताया कि दरअसल विभा का कत्ल हो चुका है और उसकी लाश एक गड्ढे में दबा दी गई थी। कत्ल की बात पता चलते ही इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया और इसकी सूचना सतना के एसपी सिटी विजय प्रताप सिंह को दी। 20 फरवरी 2021 शनिवार को एसपी सिटी विजय प्रताप सिंह, तहसीलदार अनुराधा सिंह, नायब तहसीलदार हिमांशु भलवी, यातायात थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह राजपूत
और इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी आरोपी डॉक्टर आशुतोष के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर विभा की लाश एक गड्ढे में दबी थी। डॉक्टर आशुतोष की निशानदेही पर नगर निगम के श्रमिकों की मदद से गड्ढे की खुदाई की गई तो कुछ देर खुदाई के बाद उसमें से एक कुत्ते की लाश निकली। कुत्ते की लाश को बाहर निकालने के बाद थोड़ी और खुदाई की गई तो वहां एक युवती की लाश दिखाई पड़ी। लाश को बाहर निकाला गया। लाश के गले में एक दुपट्टा तथा कमर के नीचे लोअर मौजूद था। रामनरेश केवट और उसकी पत्नी रमरतिया को लाश दिखाई गई तो दोनों ने कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान अपनी बेटी विभा केवट के रूप में की। शिनाख्त हो जाने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। आशुतोष के बयान और पुलिस की तहकीकात के आधार पर विभा केवट हत्याकांड के पीछे एक सनसनीखेज कहानी उभर कर सामने आई। सतना के धावरी इलाके में चांदमारी रोड मंगल भवन के पीछे अंग्रेजी के शिक्षक नरेंद्र त्रिपाठी अपने परिवार के साथ रहते थे। वह राजकीय कन्या विद्यालय धावरी में नौकरी करते हैं। उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अभिषेक रायपुर में एक रियल एस्टेट फर्म में बतौर फाइनेंस मैनेजर कार्यरत है। दूसरा बेटा आशुतोष डेंटिस्ट है। 2 साल पहले आशुतोष को अपने क्लिनिक के लिए एक अटेंडेंट की जरूरत थी। मल्लाह मोहल्ले में रहने वाले रामनरेश केवट की दूसरी बेटी विभा को जब इस नौकरी बारे में पता चला तो उसने आशुतोष से मिलकर उसके यहाँ काम करने की इच्छा जाहिर की। आशुतोष ने विभा को क्लिनिक से संबंधित जरूरी कामकाज के बारे में समझाते हुए जब सैलरी के बारे में उसे बताया तो उसने वहां काम करने के लिए हामी भर दी। ये बात सन 2018 की थी। आशुतोष ने विभा को क्लिनिक से संबंधित सभी बातों को समझने के बाद यह भी समझा दिया कि वहां आने वाले पेशेंट से किस प्रकार व्यवहार करना है। फिर उसे अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि अगर उसकी अनुपस्थिति में उसे कोई भी मुश्किल आए तो मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। उसी समय विभा और आशुतोष ने अपने अपने मोबाइल में एक दूसरे के नंबर सेव कर लिए। विभा तेज तर्रार और आत्मविश्वासी युवती थी। उसने थोड़े ही समय में क्लिनिक का हर छोटा बड़ा काम सीख लिया। उसकी कुशलता, सजगता और व्यवहार कुशलता ने डॉक्टर आशुतोष को भी प्रभावित कर दिया। हर दिन वह कुछ नया सीखती और हर शाम संतोष की मुस्कान के साथ घर लौटती। यहाँ नौकरी मिलना उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। न सिर्फ माहौल सम्मानजनक था बल्कि आशुतोष भी पूरी ईमानदारी से पेश आते थे। समय पर वेतन मिलना, इन सब ने विभा को यह यकीन दिला दिया कि वे सही जगह पर है। इस तरह धीरे धीरे समय का पहिया घूमता रहा। साल भर गुजर जाने के बाद आशुतोष और विभा आपस में काफी घुल मिल गए थे। पेशेंट की मौजूदगी में वे दोनों एक दूसरे से सिर्फ काम की ही बातें करते थे, लेकिन जब वहां कोई नहीं होता तो वे हंसी मजाक से लेकर दुनिया जहान की बातें करते थे। बातों बातों में वक्त आसानी से कट जाता था। इसी दौरान डॉक्टर आशुतोष ने मन ही मन विभा को पाने की योजना तैयार की और उस पर अमल करना आरंभ कर दिया। अपनी योजना के तहत शाम को जब वह क्लिनिक बंद करता तो घर जाने से पहले विभा को उसके घर छोड़ने जाने लगा। विभा डा आशुतोष के इस बदले हुए व्यवहार के पीछे की चाल को नहीं भांप सकी। उसने सोचा कि आशुतोष खुश होकर उसकी मदद कर रहे हैं। कभी कभार वह विभा को घर छोड़ने से पहले किसी होटल या रेस्टोरेंट में ले जाता, जहां खाने के दौरान वह विभा का दिल जीतने की कोशिश करता था। विभा एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। जल्द ही वह उसकी बातों में आ गई। आशुतोष ने जब ताड़ लिया कि विभा उसकी इच्छा का विरोध नहीं करेगी तो एक दिन उसने विभा को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। उस दिन के बाद विभा के प्रति आशुतोष का व्यवहार एकदम बदल गया। विभा को खुश रखने के लिए वह उसे महंगे तोहफे आदि देता रहता था ताकि उसकी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने में विभा आनाकानी न करे। अलबत्ता एक दिन विभा ने अपनी बड़ी बहन को आशुतोष से अपने अफेयर की बात बता दी और यह भी कहा कि कुछ दिनों के बाद डॉक्टर उससे शादी कर लेगा। इस पर उसकी बहन ने उसे समझाते हुए कहा भी कि अमीर लोग गरीब घर की लड़की से शादी करने की बात अपना मतलब निकालने के लिए करते हैं, कहीं तुम आगे चलकर ठगी ना जाओ, इसलिए जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो। बहन की बात सुनकर विभा ने उसे जवाब दिया कि उसका प्यार इतना कच्चा नहीं है
कि डॉक्टर उससे शादी का बहाना कर आसानी से अपना मुंह फेर ले। उस वक्त कहने के लिए तो विभा ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी बड़ी बहन को जवाब दे दिया, लेकिन उसी दिन उसने मन में ठान लिया कि वह डॉक्टर से जल्द शादी करने को कहेगी। इसके बाद आशुतोष जब भी विभा के करीब आने की कोशिश करता, जब भी वह उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मनाने की कोशिश करता, तो विभा का चेहरा सख्त हो जाता। उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता नजर आने लगती। वह उसे शांत लेकिन ठोस शब्दों में समझाती, पहले शादी, उसके बाद ही कोई और रिश्ता मुमकिन है। आशुतोष को यह बात हर बार खल जाती, लेकिन विभा की जिद टूटने का नाम नहीं लेती थी। हर बार जब दोनों क्लिनिक में अकेले होते, माहौल थोड़ा निजी होता, तो आशुतोष अपने इरादों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता, लेकिन विभा हर बार वही बात दोहराती। कभी कभी वह चुपचाप उसके हाथ पकड़कर कहती, मैं खिलौना नहीं हूं आशुतोष, अगर सच में प्यार है तो दुनिया के सामने मेरे नाम का सिंदूर भरने में क्या दिक्कत है। धीरे धीरे ये बातें आशुतोष को बेचैन करने लगी। उसके इरादे कुछ और थे, लेकिन विभा का शादी को लेकर लगातार बढ़ता दबाव अब उसे उलझन में डालने लगा था। विभा के चेहरे की मासूमियत और उसकी बातों की गंभीरता ने आशुतोष को बार बार सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह अब इस रिश्ते में फंस चुका है। आशुतोष एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखता था। समाज में उसकी अपनी अच्छी खासी हैसियत थी। उसने तो केवल विभा के साथ मौज मस्ती करने के लिए उससे शादी की बात कही थी। वास्तव में उसने दिल से कभी विभा से शादी के बारे में सोचा तक नहीं था। इसलिए जब विभा ने उस पर शादी का अधिक दबाव बनाना शुरू किया, तो 14 दिसंबर 2020 को आशुतोष ने बात बढ़ जाने पर विभा की गला घोंटकर हत्या कर दी। उस समय क्लिनिक में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। विभा की हत्या करने के बाद आशुतोष ने उसकी लाश एक बोरी में डालकर क्लिनिक के अंदर ही एक कोने में रख दी। अगले दिन वह क्लिनिक में पेशेंट का इलाज करते हुए मन ही मन विभा की लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचता रहा। दोपहर के बाद उसने कुछ मजदूरों को बुलाया और क्लिनिक के पीछे बारिश का गंदा पानी जमा करने की बात कहकर एक 6 फुट गहरा गड्ढा खुदवाया। रात को उसने विभा की लाश गड्ढे में डालकर उसके ऊपर नमक डाला, फिर उस पर थोड़ी मिट्टी डाल दी। इसके बाद कहीं से उसने एक कुत्ते की लाश का इंतजाम किया। कुत्ते की लाश को उसी गड्ढे में डालने के बाद उसने उसके ऊपर अच्छी तरह मिट्टी भर दी। कुत्ते की लाश गड्ढे में इसलिए डाली गई कि ताकि विभा की लाश की बदबू आसपास फैलने पर अगर लोग बदबू उठने का कारण पूछे तो वह सबको बता सके कि वहां कुत्ते की लाश दबाई गई है। इस तरह विभा की लाश इस गड्ढे में दबी होने की बात उजागर नहीं होगी। लेकिन पुलिस को विभा की अंतिम काल और उसके मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर आशुतोष के ऊपर शक हो गया। जब उससे थोड़ी सख्ती बरती गई तो उसने सारा सच उगल दिया। विभा की लाश का डीएनए टेस्ट कराने के लिए सैंपल भी सुरक्षित रख लिया गया ताकि तय हो सके कि लाश विभा की ही थी। विभा की लाश की बरामदगी के बाद इस मामले में हत्या और साजिश की धारा 302, 201 जोड़ दी गई। पुलिस ने आशुतोष त्रिपाठी से पूछताछ करने के बाद उसे गिरफ्तार कर सतना की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विभा चली गई अपने पीछे कई सवाल छोड़कर। क्या उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने किसी पर भरोसा किया? क्या एक लड़की का सपना देखना, अपने पैरों पर खड़ा होना और खुद के लिए कुछ चुनना इतना बड़ा गुनाह है कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़े? डॉक्टर आशुतोष जैसे लोग न सिर्फ प्रेम का बल्कि समाज के भरोसे का भी खून कर देते हैं, और जब तक ऐसे चेहरे बेनकाब नहीं होते तब तक न जाने कितनी विभाएं यूं ही मिटा दी जाएंगी। लेकिन इस बार आवाज उठी, इंसाफ की लौ जल उठी और पुलिस की जांच ने आखिरकार उस गुनहगार को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मगर सवाल अब भी बाकी है, क्या इंसाफ सिर्फ एक गिरफ्तारी से पूरा होता है, या फिर हमें उस सोच को भी बदलना होगा जो बेटियों की आज़ादी से डरती है? विभा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी, उसकी लड़ाई, उसकी आवाज़ आज भी गूंज रही है। और जब जब कोई लड़की अपने सपनों के लिए आगे बढ़ेगी, विभा का नाम उन सपनों के साथ चलेगा। मैं हूं अभिषेक गुरावा और आप देख रहे हैं अनसुनी स्टोरीज टीवी।
और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची कहानियाँ दुनिया तक पहुँचे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करें। स्टॉप क्राइम, सेव ह्यूमैनिटी।